कविता के हम आगे के अंशों को देखते हैं। अ, रानी रोई अरण्यवासों में, बेगम गम से थी बेजार, उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार, सरेआम नीलाम छापते थे अंग्रेजों के अखबार, नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के नौलख हार। देखो, यहाँ पर कवयित्री सुभद्रा चौहान कह रही हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान कह रही हैं कि रानी रोई रनिवासों में, रानियों के रहने की जो जगह रनिवास, वहाँ पर झांसी की रानी वो इस तरह की विपत्ति को देखकर, जब वो देखती है कि डलहौसी उसके झांसी पर अधिकार कर लेता है, साथ ही साथ पूरे भारत में, पहले उत्तर भारत में उनका जो आधिपत्य, ठीक है, उनका आधिपत्य शुरू होता है। पूरा जो भारत धीरे धीरे अंग्रेजों के अधीन चला जा रहा था। इस दुस्समय को देखकर, इस समय को देखकर, मतलब इस विपत्ति को देखकर रानी रनिवासों में रोती थी। सिर्फ एक रानी नहीं, सिर्फ रानी लक्ष्मीबाई नहीं, सारे रानियां, जितनी महारानियां थी उस समय के, सभी इस विपत्ति को आए हुए देखकर रोती थी। बेगम गम से थी बेजार, जितने भी नवाब थे उनकी बेगम परेशानियों से, दुख से, व्यथा से सारी जो वो डूबी हुई थी। अंग्रेजों के इस विकट, अंग्रेजों के इस तरह के दुर्व्यवहार से, अंग्रेजों के इस बर्ताव से, अंग्रेजों के अत्याचार से, इस विकट अत्याचार से सारी बेगम, नवाबों के बेगम परेशान थी, दुखी थी। उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार, और रानियों के जितने भी गहने कपड़े, कपड़े में हीरे, चांदी, सोने जड़े होते थे। इतने कीमती कपड़े और जो गहने होते थे वे सारे अंग्रेजों के अधीन हो जाते थे। वो कलकत्ते के बाजार में, जो कलकत्ता जो था वो अंग्रेजों की उस समय की राजधानी हुआ करती थी, वहाँ बिकते थे। सरेआम नीलाम छापते थे अंग्रेजों के अखबार, नागपुर के जेवर, लखनऊ के नौलखार, लखनऊ के नौलखार, प्रसिद्ध नौलखार और नागपुर के जेवरों की अंग्रेजी पेपर में, अंग्रेजी समाचार पत्रों में, ठीक है, नीलाम की बात छपते थे, नीलाम की खबर छपते थे और इनकी नीलाम के लिए बोली लगाई जाती थी। नागपुर के जेवरों की, लखनऊ के नौलखा हार की बोलियां लगाई जाती थी, ठीक है। इनके नीलाम की खबरें अंग्रेजी अखबारों में, समाचार पत्रों में, पेपरों में छपते थे और इनके नीलाम की बोलियां लगाई जाती थी। मतलब पूरे भारत में, सर्वत्र पूरे भारत में जो गरीब व्यक्ति थे, जो गरीब लोग थे, उनकी भी दुर्दशा का अभाव नहीं था, लेकिन जो राजा महाराजा जो महलों में रहने वाले थे उनकी भी दुर्दशा का कोई अभाव नहीं था। यो पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथ बिकानी थी, यो पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथ बिकानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। कवित्री कहते हैं कि हमारी देश की इज्जत, देश की बेगमों की इज्जत, देश की महारानियों की इज्जत परदेसी अर्थात इस ब्रिटिशों के हाथ बिक रहे थे, लेकिन कोई उपाय भी नहीं था। सारे के सारे असहाय थे। कोई अंग्रेजों के विरुद्ध जाकर अंग्रेजों को किसी प्रकार से इस देश से दूर नहीं कर पा रहा था। अंग्रेज काफी शक्तिशाली हो उठे थे। बुंदेलखंड के जो हरबोले लोक गायक हैं, उनके मुंह से ये सुनी हुई कहानी है कि उस समय रानी ठान लेती है कि इन फिरंगियों को देश से दूर करने के लिए वो लड़ाई करेगी, वो युद्ध करेगी, वो पुरुषों की वेश में आकर पुरुषों की तरह वो लड़ाई करेगी और वो लड़ाई कर पूरे भारत को, जहाँ जहाँ अंग्रेजों ने अपना अधिकार कर लिया है, उसे फिर से प्राप्त करने की निर्णय लेती है। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। और रानी लक्ष्मीबाई अपने हाथ में तलवार लेकर मर्दों के वेश में पुरुषों की भांति लड़कर अंग्रेजों के छक्के सुराई, अंग्रेजों के साथ वीरता के साथ लड़ी। इसी कहानी को, इसी बात को, इसी कथा को बुंदेलखंड के लोक गायक हरबोले कहते फिरते हैं। कुटियों में थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान, वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान, नाना धुंधुपंत पेशवा जुटा रहा था सब सामान, बहिन छबीली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान। कवियत्री कह रही है कि कुटियों में अर्थात झोपड़ियों में भी लोग विकट वेदना में थे, विषम कष्ट में थे, बहुत वेदना में थे। उन पर आए दिन अत्याचार होता था अंग्रेजों का। महलों में अर्थात राजमहलों में जो राजे थे, महाराजे थे, रानियां थी, बेगम थे, उनका भी सम्मान अपमान, ठीक है, कुछ नहीं, उनके भी मान सम्मान का
कुछ नहीं था, उनकी मर्यादा का कुछ नहीं था, उनका अपमान हो रहा था। उनके पुरखों का अभिमान अर्थात उनके पूर्वजों के द्वारा प्राप्त की गई मान सम्मान सब मिट्टी में मिल रही थी। सर्वत्र जो थे सभी दुखी थे। वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। इस भारत देश के जितने भी वीर सैनिक थे उनके पुरखों का पूर्वजों का सम्मान था उनके साथ, ठीक है। किंतु अंग्रेजों के साथ कुछ न कर पाने के कारण जैसे उनके पुरखों का सम्मान अपमान हो रहा था, उनके पुरखों के अभिमान जैसे मिट्टी में मिलता जा रहा था। नाना धुंधु पंत पेशवा जो थे वो सारा सामान जुटा रहे थे। किस तरह सारा सामान, किस बात का? विद्रोह करने के लिए सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र, ठीक है, गोली बारूद सब जुटा रहे थे, किंतु सब चुपचाप गुप्त में। बहिन छबीली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान। सब एकजुट होने लगे। बहिन छबीली अर्थात रानी लक्ष्मीबाई भी उसने भी इस विद्रोह में 1857 का जो सिपाही विद्रोह होने वाला था, जो सैनिक विद्रोह होने वाला था, जो अंग्रेजों के विरुद्ध स्वतंत्रता संग्राम का विद्रोह, स्वतंत्रता संग्राम होने वाला था, उसमें उसने, ठीक है, वो रणचंडी का रूप धारण कर उसने भी अपने को युद्ध के लिए आह्वान, उसने भी अपने को युद्ध के लिए, ठीक है, वो युद्ध करने जा रही है। युद्ध करने में वो रणचंडी का रूप धारण कर रही थी और वो युद्ध के लिए अपने को प्रस्तुत करती है और जैसे पूरे भारतवासियों को भी आह्वान करती है कि वे सभी अंग्रेजों के विरुद्ध आकर एकजुट होकर युद्ध करें। वह यज्ञ प्रारंभ उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। हुआ यज्ञ प्रारंभ, यज्ञ यहाँ पे युद्ध के लिखा गया है। हुआ यज्ञ प्रारंभ अर्थात जैसे ही युद्ध प्रारंभ हुआ, ब्रिटिशों के विरुद्ध रानी ने युद्ध शुरू किया। युद्ध प्रारंभ हुआ, सारे वीर सैनिकों ने रानी के साथ साथ युद्ध शुरू किया अंग्रेजों के विरुद्ध। सोई ज्योति जगानी थी। सारे भारतवासियों के हृदय में स्वतंत्रता की जो ज्योति सोई हुई थी, स्वतंत्रता की ज्योति को अब जगानी बाकी थी। रानी ने भारतीयों में स्वतंत्रता के लिए, स्वतंत्रता की लहर, स्वतंत्रता की चिंगारी को जागृत करने की कोशिश की। रानी पूरे भारतवासियों को अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने के लिए आह्वान करती है, आग्रह करती है। लोगों के मन में स्वतंत्रता की जो ज्योति सोई हुई थी, सुप्त अवस्था में थी, रानी उसे जगाने की कोशिश करती है, उसे जगाती है। सबको एकजुट होकर, सारे भारतीयों को एकजुट होकर ब्रिटिशों के विरुद्ध युद्ध करने के लिए रानी आग्रह करती है, आह्वान करती है। बुंदेले हर बोले लोक गायक बुंदेलखंड के हर बोले जाति, जो कि हर बोले लोक गायकों के मुख से सुनी ही ये कथा सर्वत्र, ये जो हर बोले थे वो सर्वत्र रानी की कथा को मुंह जवानी कहते फिरते थे कि उनकी रानी वीर पुरुषों की तरह, वीर सैनिकों की तरह, पुरुषों के वेश में मर्दों की तरह वो वीरता से लड़ी और पूरे देश को, देश के, भारत के सारे लोगों को वो रास्ता भी दिखा गई। महलों ने दी आग, झोपड़ी ने ज्वाला सुगलाई थी। यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से आई थी। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटे छाई थी। मेरठ, कानपुर, पटना ने भी भारी धूम मचाई थी। कवियत्री अब कह रही है कि महलों ने दी आग। महलों से सर्वत्र सभी ओर से ये विद्रोह चली थी, सर्वत्र सभी ओर से विद्रोह की लहरें उठी थी। महलों से भी विद्रोह उठा था। जो राजमहल में थे, जो महलों में थे, उनने भी उन लोगों ने भी भारत के स्वतंत्रता संग्राम में इस सिपाही विद्रोह में वे आए थे। झोपड़ी अर्थात जो गरीब व्यक्ति थे, जो झोपड़ियों में रहते थे, वहां से भी विद्रोह की लहरें उठी थी। स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से आई थी। एक तरह से देखा जाए तो पूरे भारत में लोग विद्रोही हो उठे थे, अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोही हो उठे थे। स्वतंत्रता की चिंगारी अंतर्मन से आई थी, सबके अंतरतम से आई थी। झांसी चेती, झांसी सावधान हो गई। झांसी अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने के लिए अंग्रेज तैयार हो गई। दिल्ली, लखनऊ, सर्वत्र विद्रोह की लहरें छाई थी, सर्वत्र विद्रोह ही विद्रोह था। मेरठ, कानपुर, पटना, इन सारे राज्यों में, इन सारे जगह में, इन सारे स्थानों पर भारी विद्रोह शुरू हुआ था। स्वतंत्रता संग्राम अर्थात अंग्रेजों के विरुद्ध लोग बढ़ चढ़ कर आगे बढ़े थे और विद्रोह कर रहे थे। जबलपुर, कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी। सर्वत्र अंग्रेजों के विरुद्ध भारतीयों की ओर से
लोग सचेत हो गए थे। लोग अब मृत्यु से नहीं डरते थे। लोगों ने ठान लिया था, जिए या मरे लेकिन अंग्रेजों के विरुद्ध उन्हें लड़ना ही लड़ना है। बुंदेलखंड के हरबोले लोक गायकों की मुंह से ये कहानी हम सुनते हैं, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी।